हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हमारी दुनिया की इकाई 1 का जो चैप्टर ख है उसके बारे में। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। जी हाँ दोस्तों, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं वन्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, वन क्या है। तो वन क्षेत्रीय आधार पे, देखिए दोस्तों, वन का परिभाषा क्षेत्रीय आधार पे प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों, झाड़ियों इत्यादि के सम्मिलित, जी हाँ दोस्तों, सम्मिलित विकास को क्या कहते हैं, हम वन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सम्मिलित क्षेत्रीय आधार पे प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों, झाड़ियों इत्यादि के सम्मिलित विकास को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। अब दोस्तों जान लीजिए प्राकृतिक वनस्पति। जी हाँ दोस्तों, एक होता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों के सम्मिलित रूप को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये वे पेड़ पौधे हैं जो प्राकृतिक द्वारा उगते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी क्षेत्र में, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं वन का विस्तार। जी हाँ दोस्तों, वन का विस्तार। भारत में सबसे अधिक कहाँ वन पाया जाता है और सबसे कम कहाँ वन पाया जाता है, तो ये जान लीजिए। भारत में दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। मिजोरम है। इसमें दोस्तों 91.27% वन पाया जाता है। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो इतना ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे फिर आगे। अब बात करते हैं सबसे कम 1% वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जी दोस्तों, सबसे कम 1% वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। वहाँ पे 77.7% वन विस्तार पाया जाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की दृष्टि से किसी क्षेत्र या देश में। जी हाँ दोस्तों, कि पर्यावरण की दृष्टि से जो है एक वन का कितना, किसी क्षेत्र में कितना वन होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र के कम से कम 33% भूभाग्य पे, जी हाँ दोस्तों, 33% भूभाग्य पे वन का विस्तार होना चाहिए। जैसे आपके पास 100 कट्ठा जमीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 100 कट्ठा जमीन है तो उसमें 33 कट्ठा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वन। अब बात करते हैं आगे। विश्व में लगभग, जी हाँ दोस्तों, वन जो होता है उसमें कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वन का एक जो महत्वपूर्ण जो है कैंसर के उपचार के लिए कौन सा जो पौधा है या कौन सा वो है वनस्पति जिसका उपयोग हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, तो हिमालयन यौन नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर का उपचार किया जाता है। जी दोस्तों, हिमालयन यौन। जी दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी और आपसे कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि ये 8वें का चैप्टर वो इकाई 1 का ख में जो है ये इसका चर्चा किया गया है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। ये जितना ही बात हम लिखा रहे हैं उसको जरूर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके चैप्टर का जो है एक एक पॉइंट लिखा रहे हैं। जी दोस्तों, एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू यानी आपके नॉलेज के लिए जो जरूरी है उस सब को हम यहाँ पे लिखा रहे हैं। तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को लास्ट तक और इसको नोट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितना पढ़ा है उस सब को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइए अब जानते हैं पृथ्वी का। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, क्योंकि ये आपके पाठ में पढ़ना है। तो जान लीजिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इतना तो आप जान गए कि पृथ्वी के विषुवतीय, जी हाँ दोस्तों, विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अब उसे क्यों कहते हैं तो ये जानिए, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया जाता है। जैसे कि आप लोग जाने ही होंगे या किसी के मुंह से सुने ही होंगे कि पेड़ पौधे क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण करते हैं और O2 को जो है मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं और हमारा वातावरण जो है सुरक्षित और शुद्ध रहता है। तो ये इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा गया है। इसको आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं दोस्तों वनों का विस्तार या वितरण। जी हाँ दोस्तों, वनों को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से वन हैं और वन के कितने प्रकार होते हैं, इस सब वन संसाधन का वितरण। जी हाँ दोस्तों, वन संसाधन का वितरण। जैसे किसी भी चीज़ को बांटने के लिए कोई ना कोई हम आधार मानते हैं या पैमाना मानते हैं। जैसे दूध को नापना है तो बांटना है तो हम क्या लीटर में बांटते हैं या किलो में बांटते हैं, ठीक है। तो उसी तरह वन को भी जब आधारित यानी वितरण किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो उसको किन आधारों पर, जलवायु, उच्चवाच, मृदा, स्थलाकृति की ढलान और आर्द्रता, इन आधारों पे जो है वनों का विस्तार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन आधारों पे जो है वन का विस्तार किया जाता है। अब जानते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं। इन आधारों पे जो बांट दिया गया तो कितने भागों में बांटा गया है, तो एक है 4 भागों में। जी हाँ दोस्तों, ये 4 प्रकार होते हैं वन के, और वो कौन कौन से हैं, सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रण वन और शंकुधारी वन। जी हाँ दोस्तों, ये क्या हो गया, वन के प्रकार हो गए, यानी 4 प्रकारों से वन को विभाजित किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं एक एक करके इन वनों के, जो सदाबहार वन किसे कहते हैं, पतझड़ वन किसे कहते हैं और मिश्रण वन किसे कहते हैं और शंकुधारी वन किसे कहते हैं। यानी इसी आधार पर हम क्या करेंगे, अब बांट इनको डीपली अब जानते हैं कि ये किसको हम शंकुधारी वन कहेंगे, किसको हम पतझड़ वन कहेंगे, किसको हम मिश्रण वन कहेंगे या किसको हम सदाबहार वन कहेंगे। तो चलिए जानते हैं पारंपरिक। चलिए अब जानते हैं सदाबहार वन के बारे में। ये वैसे वन है, जी हाँ दोस्तों, सदाबहार वन ये वैसे वन है जिनमें वृक्ष यानी पेड़ पौधों की औसतन लंबाई कितनी होती है, 60 मीटर तक होती है। जी दोस्तों, औसतन लंबाई कितनी होती है, 60 मीटर तक। अब इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण, ये तो हो गया परिभाषा, और इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ छोटे, जी हाँ दोस्तों, यानी छोटे क्षेत्र में अधिक किस्म के वृक्ष उगते हैं, यानी छोटे क्षेत्र में ये अधिक किस्म के वृक्ष उगते हैं। इनमें, जी हाँ दोस्तों, इन वनों में पेड़ों में शाखाएं कम होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी पेड़ में जो टहनियाँ होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, इनमें सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। जी हाँ दोस्तों, इनमें सभी पेड़ की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, जिसके कारण ही इसे सदाबहार वन यानी हमेशा हरियाली रहता है इसमें, इसी के कारण इसे हम सदाबहार वन कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, ऐसे वनों को दक्षिणी अमेरिका में सेल्वा, जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है, सेल्वा कहा जाता है। अब ये दोस्तों भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत में पश्चिमी घाटी के पश्चिम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसका विस्तार मिलता है, देखने को हमें मिलता है, यानी सदाबहार वन मिलते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन में सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोना, ताड़, नारियल इत्यादि वृक्ष जो है ये सदाबहार वन के उदाहरण है। इसका भी आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इस सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। चलिए आप आइए जानते हैं पतझड़ वन। पतझड़ वन किसे कहते हैं, तो वैसे वन जिनमें सभी वृक्षों के पत्ते, जी दोस्तों, जिनमें सभी वृक्षों के पत्ते एक साथ झड़ जाते हैं, यानी एक साथ वो पत्तेहीन हो जाते हैं सभी वृक्ष, तो उन्हें क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। जी दोस्तों, वे पतझड़ वन कहलाते हैं या कहते हैं। अब दोस्तों इसका कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, इस प्रकार के वन पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढाल एवं बिहार,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से वृक्ष शामिल होते हैं, तो ये देखिए सागवान, साल, चंदन, शीशम एवं शहतूत इत्यादि वृक्ष इसमें शामिल होते हैं। इस वनों में ये सब वृक्ष जो है अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये हमारे बिहार में भी पतझड़ वन ही पाया जाता है, क्योंकि देखिएगा ये गर्मी के दिन आने से पहले ही यानी वसंत ऋतु के आसपास, जी हाँ दोस्तों, ये क्या होते हैं, पत्तेहीन हो जाते हैं। जी दोस्तों, इनके सभी पत्ते गिर जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी समझ गए होंगे। चलिए आप जानते हैं मिश्रित वन। इसके बाद आइए अब जानते हैं मिश्रित वन। तो ये वैसे वन हैं जिनमें सभी प्रकार के वृक्ष या पेड़ पौधे जो हैं पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के वृक्ष या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वो जो है आपको शंकुधारी वन, इस सभी वनों के जो प्रकार हैं उसके सभी वृक्ष पाए जाते हैं। और ये वन पूर्वी तटीय भाग में मिलते हैं। जी, ये कहाँ मिलते हैं, तो पूर्वी तटीय भाग में ये वन मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं अगला प्रकार। आइए अब जानते हैं शंकुधारी वन। ये भारत में हिमालय पर्वत, जी दोस्तों, हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों पे मिलते हैं। ये शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, तो ये भारत के जो हिमालय पर्वत है उसके मतलब हिमालय पर्वत में और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। दक्षिणी भारत के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें निचले हिस्से में पतझड़ वन, जी दोस्तों, इस वन की प्रकृति कैसी होती है देख लीजिए। इसमें निचले हिस्से में पतझड़ वन, उससे ऊपर हिस्से में सदाबहार वन तथा सबसे ऊपर अल्पलाइन वन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पहाड़ हो गया, ठीक है जी दोस्तों, यह ऊंचाई वाला क्षेत्र हो गया। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से मान लीजिए यहाँ ये पहाड़ हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पहाड़ होता है तो थोड़ा सा यहाँ ऊंचा, फिर इस तरह होता है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पतझड़ वन पाया जाएगा, सबसे नीचे पतझड़ वन पाया जाएगा, यानी यहाँ पतझड़ वन, उसके ऊपर ऐसे करके थोड़ा सा आपको सदाबहार वन पाया जाएगा। और ये जो होगा अल्पसंख्यक होगा, यानी किस तरह का, शंकु के आकार का इस वन पाया जाता है, इसलिए इसको शंकुधारी वन कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। तो जानते हैं कुछ और जो पाठ की आपकी मुख्य बातें हैं उसके बाद। आइए अब जानते हैं वन का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, वन का उपयोग। तो ये 5 मुख्य उपयोग हैं जो वन का उपयोग होता है। इसके अलावा भी और सारे बहुत उपयोग हैं। आप अपने आसपास देखिएगा तो मिल जाएगा, आप सोचिएगा तो मिल जाएगा। जैसे कि मुख्य जो बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। जानवरों के आवास के रूप में, जी हाँ दोस्तों, जानवर कहाँ वन में रहते हैं, जंगली जानवर कहाँ वन में रहते हैं, तो उनके आवास के रूप में हम क्या करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भोजन के स्रोत, जी हाँ दोस्तों, भोजन के स्रोत के रूप में, यानी भोजन के स्रोत क्या, जैसे फल के रूप में फल हमें जंगल से प्राप्त हो जाता है। और वहाँ से लकड़ियाँ भी जिसे हम जलावन के लिए उपयोग करते हैं वो कहाँ से, हमें वन से ही प्राप्त होती है, यानी भोजन के स्रोत के रूप में। अब उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में, जी हाँ दोस्तों, उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में भी हम वन का उपयोग करते हैं। तो ये जान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी का उद्योग है तो उसमें लकड़ी कहाँ से आएगा, जंगल से ही ना आएगा। जैसे टेबल, कुर्सी, बैट, ये सब बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए ना, तो लकड़ी कहाँ से आता है, जंगल से। तो वो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल क्या हुआ, लकड़ी चाहिए। जैसे बैट का उद्योग है तो उसके लिए कच्चा माल क्या हुआ, लकड़ी। तो वहाँ पे लकड़ी कहाँ से मिलेगा, उद्योग जंगल से मिलेगा, यानी कच्चा माल कहाँ से मिला, जंगल से मिला। जैसे कागज़ का बिजनेस है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कागज़ का जिस पे हम पेन पेपर, जो हमारे पेपर जो बनता है वो क्या चीज़ से, लकड़ी से बनता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होता है आज जान लीजिए कि वो लकड़ी से, जो भी हम कॉपी यूज करते हैं वो क्या चीज़ से, लकड़ी से ही बनता है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेंगे, वन से मिलेंगे। अब उसके बाद जानते हैं जनजाति वर्ग के आवास के रूप में। जी हाँ दोस्तों, जनजाति का नाम सुना ही होगा आपने। तो वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनके आवास के रूप में हम वन का प्रयोग करते हैं। और पर्यावरण शुद्धिकरण जो कि मुख्य है, पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। यानी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रयोग करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण यानी जो है कि अगर अधिक मात्रा में वन रहेगा तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, अधिक शुद्ध रहेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे अधिक रहेंगे, तभी ना उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में
तब्दील कर देंगे यानी बदल देंगे, तो जिससे हमारा पर्यावरण क्या होगा, स्वच्छ जो होगा, स्वच्छ होगा और शुद्ध होगा। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। तो आप कुछ और जान लेते हैं इस चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं उसको। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों से नहीं कहा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो पर डे आपको मिलेगा। और पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ से आप पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जी दोस्तों ये शायद आप लोग जानते ही होंगे, पहले से नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और दोस्तों ये भी जान लीजिए हाथी भारत के विरासत पशु है। जी दोस्तों हाथी क्या है, भारत के विरासत पशु है। और दोस्तों ये जान लीजिए रेड डाटा बुक। जी हाँ दोस्तों रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों रेड डाटा बुक क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ये भी जान लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो चलिए कुछ और आगे जान लेते हैं कि भारत में कितने अभयारण्य हैं, कितने वन अनुसंधान केंद्र हैं, इस सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान भारत में। जी दोस्तों ये सब कहाँ हैं, ये सब भारत में है। भारत की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 85 हैं। जी दोस्तों भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 85 हैं। अभयारण्य, कुल राष्ट्रीय अभयारण्य जो है कितने हैं, 448 हैं। जैव मंडल कितना है, 16 है। अब दोस्तों बिहार में जान लेते हैं प्रसिद्ध अभयारण्य कौन कौन से हैं। तो काबर झील पक्षी विहार जो बेगूसराय में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में, वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य जो कि है आपको कहाँ, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है। तो आशा करता हूँ कि ये सब आप समझ गए होंगे और इस सब को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे एग्जाम में भी आपको काम आएगा। तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमने इतना मेहनत किया है उसका तो कुछ ना कुछ तो फल मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा व्यूज़ अधिक बढ़े और जिससे हम लोग मोटिवेट हों और आपको रेगुलर वीडियो बनाते रहें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।